हेलो नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार जी इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम लोग अपने एक नए सीरीज PT 365 इंटरनेशनल रिलेशन का देखने वाले हैं। जैसा कि हमने PT 365 इकोनॉमी पूरा कवर किया, उसी तरह हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट में देख रहे हैं कि पहले इंडिया का उसके नेबरहुड के साथ कैसा रिलेशन है, उसमें क्या अपडेट्स है, उसके बारे में जानेंगे। इंडिया के नेबरहुड में जैसा कि आपको पता है, नॉर्थ में चाइना और बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सब है। तो पहले हम लोग चाइना, नेपाल, भूटान इन सब के बारे में देखेंगे। फिर वेस्ट में आ जाता है पाकिस्तान, जिसके बारे में अभी क्या रिलेशन में क्या अपडेट्स हैं उसे देखेंगे। फिर ईस्ट साइड में म्यांमार और फिर इधर नीचे बांग्लादेश आ जाएगा ईस्ट में। तो बांग्लादेश, म्यांमार इन सब के साथ इंडिया का रिलेशन। तो इंडिया के नेबरहुड चाइना, ताइवान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान इन सब के साथ उसका रिलेशन में क्या अभी अपडेट है, क्या उसके करेंट्स हैं वो देखेंगे। उसके बाद साउथ एशिया में एनर्जी से रिलेटेड सिक्योरिटी है, उसको देखेंगे। फिर इंडिया का मालदीव के साथ कैसा बायलैटरल रिलेशन है, अफगानिस्तान के साथ क्या डेवलपमेंट हुआ है इंडिया का, वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशियन रीजन में क्या डेवलपमेंट अभी पिछले एक साल में हुए हैं उसको देखेंगे। फिर इंडिया का सेंट्रल एशिया और रसिया के साथ कैसा अभी रिलेशन है और क्या उसमें अपडेट आए हैं वो देखेंगे। फिर वेस्ट एशिया में ईरान में चाबहार पोर्ट के बारे में आपको पता होगा, तो चाबहार जयदीन रेलवे लाइन में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो देखेंगे। फिर अब्राहम एकॉर्ड के बारे में जानेंगे। फिर USA के साथ इंडिया US डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद इंडिया का यूरोप के साथ क्या रिलेशन है, यूरोपियन यूनियन के साथ क्या रिलेशन है वो देखेंगे। उसके बाद इंडिया का बायलैटरल लेवल पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, डिफरेंट कंट्रीज के साथ रिलेशन देखने के बाद हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, एशियन इंडिया समिट, RCEP, UNHRC, ISCC, फिर उसके बाद UN क्लॉज, फिर WHA, फिर ओपन स्काई ट्रीटी, G7, G20, SCO, OPEC, इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। फिर कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, उसके बारे में कुछ जानेंगे। फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इशूज होते हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे कुछ जो सिक्योरिटी से इशूज रिलेटेड, बायोटेररिज्म, स्पेस वॉरफेयर, फिर उसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इस तरह इन सब इशूज़ को, सिक्योरिटी वाले लोन वॉल्फ अटैक, इस तरह के सिक्योरिटी इशूज़ को देखेंगे। फिर मिसलेनियस टॉपिक में हम लोग आ जाएंगे इंडिया ड्राफ्ट एक्शन पॉलिसी और फिर मिलिट्री एक्सरसाइज इन इंडिया। तो इंडिया किन किन कंट्री के साथ कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, उसका क्या नाम होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो सबसे पहले इंडिया और चाइना के बीच में क्या रिलेशन में डेवलपमेंट हुई है उसको देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी LAC के पास इंडिया और चाइना के बीच लद्दाख में गलवान क्लैश हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तो उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ एक्चुअली, LAC इंडिया और चाइना के बीच क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है और ये म्यूचुअली एग्रीड भी नहीं है, क्योंकि इंडिया जॉनसन लाइन को मानता है, लेकिन चाइना जॉनसन लाइन को नहीं मान के मैकडोनाल्ड लाइन को प्रीफर करता है। इंडिया यूज टू जॉनसन लाइन एंड क्लेम अक्साई चीन एज इट्स ओन, चाइना हाउएवर डू नॉट रिकॉग्नाइज इट एंड इंस्टीड एक्सेप्ट मैकडोनाल्ड्स लाइन। तो ये दो लाइन आपको ध्यान रखना चाहिए, एक जॉनसन लाइन, एक मैकडोनाल्ड लाइन, जॉनसन लाइन और मैकडोनाल्ड्स लाइन, जो कि हम लोग एक हो जाएगा जॉनसन लाइन, जॉनसन, और दूसरा है मैकडोनाल्ड्स लाइन। ये दोनों लाइंस आपको पूछा जाएगा जॉनसन लाइन किन दो कंट्रीज के बीच में है, तो इंडिया और चाइना। उसी तरह मैकडोनाल्ड्स लाइन है फिर इंडिया और चाइना के बीच में ही, लेकिन इसमें थोड़ा डिस्प्यूट है। तो यहाँ पे हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। ये अभी हम लोग न्यूज़ में गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, पैंगोंग सो, अभी ये सोकर लेक एक रामसर साइट का भी पार्ट हुआ है, वो भी यहीं पर है। ये सब एक्साई चीन के वेस्टर्न साइड में है, दीपसंग। तो इन सब का यहाँ मैप में आप अच्छे से लोकेशन देख सकते हैं। तो इस तरह इंडिया का जो चाइना के साथ बाउंड्री एक्चुअली 3 जगह पे है। एक जैसे सबसे वेस्टर्न सेक्टर में वो लद्दाख के साथ लगता है, फिर मिडिल सेक्टर में वो हिमाचल और उत्तराखंड के साथ लगता है। हिमाचल और उत्तराखंड वाला एक्चुअली सबसे इंडिया
इसके बाद लिस्ट कंट्रोवर्शियल है, उसमें ज़्यादा दोनों भी कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में लद्दाख के अक्साई चीन के पास है। तो यहाँ द डिस्प्यूटेड एरिया ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल और सिक्किम के बीच मैकमोहन लाइन इन अरुणाचल प्रदेश, तो ये यहाँ पे है। तो हम लोगों ने इंडिया चाइना और अभी गलवान वैली क्लैश और जॉनसन लाइन और मैकडोनाल्ड्स लाइन के बारे में जाना, तो इसे आप अच्छे से यहाँ पे फिर एक बार रीड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इंडिया और चाइना के बीच वाटर रिलेशन। जैसा कि आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश साइड में नॉर्थ ईस्ट में के लिए ब्रह्मपुत्रा रिवर एक बहुत ही वहाँ पे गंगा के समान ब्रह्मपुत्रा रिवर का बहुत ही बड़ा रोल है। तो वहाँ पे अभी चाइना ब्रह्मपुत्रा रिवर के एक ट्रिब्यूटरी रिवर यारलुंग जाको, तो इस पे एक रन ऑफ रिवर डैम बनाने जा रहा है, जो कि इंडिया और चाइना के बीच वाटर को लेके एक डिबेट चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ इसके जैसे यारलुंग जांगोब, इसका ऑरिजिनेट कहाँ है, लिम्पू ग्लेशियर, ये तिब्बत प्लेटू के पास है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट क्या है, इसमें वाटर को स्टोर करके नहीं रखा जाता है, बल्कि नेचुरल फ्लो रिवर के उसके एलिवेशन से ड्रॉप में वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, जो कि इन्वायरमेंटली रूप से डैम से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो करंट स्टेटस में अभी इंडिया चाइना का वाटर रिलेशनशिप कैसा है, तो यहाँ पर दो रिवर सिस्टम है ट्रांसपोर्टर, एक ब्रह्मपुत्रा, दूसरा इंडस रिवर सिस्टम, जो कि ब्रह्मपुत्रा ईस्टर्न साइड में बहती है, इसकी ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी और लोहित है। उसी तरह वेस्टर्न साइड में इंडस रिवर सिस्टम है, जिसमें की रिवर सतलज भी है। तो इस तरह, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच कोई भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म नहीं है दोनों के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इसको दोनों कंट्रीज़ को एक कोई एग्रीमेंट करके एक डील करना चाहिए। यहाँ जैसा कि मैप में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ किस तरह तिब्बतन प्लेटू से वेस्टर्न साइड में यहाँ इंडस रिवर का फ्लो होता है, जो कि JNK होते हुए पंजाब से ये फिर पाकिस्तान में इंटर किया जाता है। उसी तरह यांगसी रिवर, जो कि यहाँ ऊपर से आ रही है, ये इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में यहाँ ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है, ये वो इंटर करती है। और ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये होते हुए फिर बे ऑफ बंगाल में गंगा से गंगा और यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलके यहाँ सुंदरबन डेल्टा, जो कि आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो यहाँ पे फॉर्म करते हैं। दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर मिलके कौन सा डेल्टा फॉर्म करते हैं, सुंदरबन। तो यहाँ पर फिर तिब्बतियन प्लेटू के बारे में बताया गया है कि इसे थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। जैसे एक पोल आपको पता होगा नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और थर्ड पोल एक तिब्बतियन प्लेटू को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है। इससे मतलब साउथ एशिया का जो 7 सबसे लार्जेस्ट रिवर है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इरावती, सेल्विन, यांगसी और मैकोंग गंगा, साउथ एशिया के जितने भी बड़े रिवर्स हैं वो सारे तिब्बतियन प्लेटू में वो सारे ग्लेशियर हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि इस प्लेटू के कितने स्ट्रेटजिकली और कितना इस रीजन के लिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंस या कंट्रीब्यूशन है। तो दीज रिवर, और ये देखिए किस किस कंट्री, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, तो इन सारे जितने भी कंट्रीज हैं यहाँ पे रिवर में फ्लो करती है। उसके वाटर्स का ओरिजिनेशन कहाँ है, तो तिब्बतियन प्लेटू में। इस तरह तिब्बतियन प्लेटू इन्वायरमेंटल और स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर यहाँ एक चाइना में न्यू सिक्योरिटी लॉ लाया गया है हांगकांग के लिए, उसके बारे में कुछ डिस्कस किया गया है, जिसमें कि 1 कंट्री 2 सिस्टम का मॉडल है, जिसमें कि हांगकांग में एक अलग सिस्टम है, लेकिन वो चाइना का ही पार्ट माना जाता है। तो ओरिजिनली जिसे प्रपोज किया गया टू यूनिफाई चाइना एंड ताइवान, व्हिच रिजेक्टेड बाय ताइवान। ये कॉन्सेप्ट पहले ताइवान के लिए प्रपोज किया गया था, लेकिन ताइवान ने इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर इसे चाइना ने हांगकांग पे अप्लाई किया, जो कि चाइनीज़ कंट्रोल में 1997 में आया। मकाओ सॉवरेनिटी वाज ट्रांसफर 1999। तो मकाओ और हांगकांग ये दोनों इंडिया चाइना का पार्ट 1990s में बने हैं। तो इस तरह उन दोनों के लिए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाया गया है। चाइना की अपनी करेंसी और लोग इकोनॉमिक और लीगल सिस्टम है, बट डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वुड बी डिसाइडेड बाय चाइना। तो हांगकांग और मकाओ के यहाँ आप देख सकते हैं चाइना के ईस्टर्न कोस्ट के पास हांगकांग और मकाओ है। इन दोनों के फॉरेन और डिफेंस सारे अफेयर्स चाइना देखता है, जबकि इकोनॉमिक और
लीगल सिस्टम वहाँ का अपना ऑटोनोमस रीजन है, वहाँ का अपना है। हांगकांग में जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि चाइना से ज़्यादा वहाँ फ्रीडम है, ऐसे वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोग के पास डेमोक्रेटिक राइट है। जैसा कि आपको पता होगा चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ एक सिंगल पार्टी सिस्टम है। लेकिन हांगकांग या मकाऊ में ऐसा नहीं है, वहाँ डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, लोगों के पास ज़्यादा फ्रीडम है, जो कि यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे एक टर्म दिया गया है बेसिक लॉ। तो ये बेसिक लॉ आपको एक वन MCQ में पूछ सकता है, बेसिक लॉ किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये हांगकांग और मकाऊ से रिलेटेड है, जो कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का, जो कि इन्हें ऑटोनॉमी प्रोवाइड करवाता है। उसी तरह बेसिक लॉ का वैलिडिटी 50 ईयर्स तक है, जो कि 2047 तक है। फिर बेसिक लॉ कैन बी अमेंडेड, उसी बेसिक लॉ में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। तो उसके बाद तिब्बतियन पॉलिसी एवं सपोर्ट एक्ट, तो यहाँ पे तिब्बत को लेके कुछ US सीनेट में पास किया गया है TPSA एक्ट, जो कि US का तिब्बत के प्रति क्या पॉलिसी रहेगा उसको बताता है। तो जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे कि जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकली तिब्बत कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्लेटू है, हाईएस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है। कौन सा प्लेटू? तो वो है तिब्बत। ये 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस तरह हम लोग इसके इम्पोर्टेंस के जियोपॉलिटिकली और जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इंडिया और ताइवान के रिलेशन पर। ताइवान जैसा कि आपको पता है कि चाइना क्लेम करता है ताइवान को अपना पार्ट, लेकिन ताइवान अपने आप को एक ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट कंट्री बताता है। लेकिन मात्र टोटल 193 कंट्री में 179 कंट्रीज़ का इसके साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। बस 14 कंट्रीज़ के साथ ताइवान का डिप्लोमेटिक रिलेशन है, जो कि चाइना का कहना है कि अगर ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेसी रिलेशन रखता है तो उसे चाइना के साथ रिलेशन उसका ख़राब होगा और ये उसे अपने सॉवरेनिटी पे अटैक मानेगा। तो इस तरह इंडिया का भी, इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ ताइवान, नॉट डज इंडिया ने अभी तक ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है। लेकिन इंडिया अनऑफिशियली इसके साथ 1995 में एक अनऑफिशियल रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया इंडिया ताइपी एसोसिएशन के द्वारा। तो ये एसोसिएशन 1995 में फाउंड हुआ था, जो कि इंडिया और ताइवान के बीच में जो भी रिलेशन है उसको ये लोग देखते हैं। उसके बाद दो इंडियन MP फर्स्ट टाइम वर्चुअली अटेंड किए थे स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। ताइवान के जो अभी नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए उसमें वर्चुअली इंडिया के 2 MP उस स्वेरिंग इन सेरेमनी में पार्टिसिपेट किए, जो कि अभी न्यूज़ में था, इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पे वन चाइना पॉलिसी और इंडिया का ताइवान किस तरह अनऑफिशियली इंडिया और ताइवान के बीच एक रिलेशन है, ऑफिशियली लेकिन अभी इंडिया ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो अब हम लोग आ जाते हैं इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन पर। जैसा कि आपको पता है इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन के अभी 50 ईयर्स हुए हैं, क्योंकि 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाई थी। तो उसमें इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश तो और एंड एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया सबसे पहला कंट्री था जो कि बांग्लादेश को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करता है। तो इंडिया का बांग्लादेश के एस्टेब्लिशमेंट में या फॉर्मेशन में सबसे बड़ा रोल माना जाता है। उसके बाद इंडिया का बांग्लादेश में बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में। फिर उसके बाद टू ट्रेड इम्बैलेंस इंडिया हैज ऑफर ड्यूटी फ्री एक्सेस टू मल्टीपल बांग्लादेशी प्रोडक्ट। तो इंडिया ने ट्रेड में बांग्लादेश को बहुत सारे लिबर्टी या छूट दे रखा है, जिसमें कि एक ड्यूटी फ्री एक्सेस भी है। उसके बाद मिलिट्री कॉरपोरेशन, तो इंडिया और बांग्लादेश के बाद बीच एक एक्सरसाइज होता है जो कि संप्रति और मिलन नाम से जाना जाता है। तो ये आपसे पूछ सकता है MCQ में कि एक्सरसाइज संप्रति किस देश के बीच होता है। उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो उसमें आपको इंडिया और बांग्लादेश टिक करना है। तो उसके बाद कनेक्टिविटी में देखते हैं कि क्या कनेक्टिविटी के लिए किया गया है। तो रेल लिंक प्रोजेक्ट दोनों कंट्री के बीच बिछाया गया है। फिर यहाँ एक अखुरा अगरतला रेल लिंक अंडरवे। फिर उसी तरह BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हुआ है बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के बीच। फिर उसी तरह यहाँ
ओसिन एरिया में चिटगोंग पोर्ट और मोंगला पोर्ट में ट्रांसिट का हुआ है। फिर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए लेन बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में किया गया था। उसी तरह टूरिज्म में यहाँ में बांग्लादेश अकाउंट्स फॉर मोर देन 35% इंटरनेशनल मेडिकल पेशेंट, कंट्रीब्यूट मोर देन 50% इंडिया रेवेन्यू इन फ्रॉम मेडिकल। तो बांग्लादेश के 35% जितने भी इंडिया में मेडिकल टूरिज्म आते हैं उसमें 35% बांग्लादेश के ही हैं। तो इस तरह हम लोग बांग्लादेश का क्या इंपॉर्टेंस है वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इनलैंड वाटर ट्रेड ट्रीटी किया गया है। फिर इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच ट्राइलेटरल हाईवे ट्रीटी किया गया है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। फिर किस तरह अभी एक वर्चुअल समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, इन दोनों ने अभी बॉर्डर सिक्योरिटी 2-3 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और बहुत सारे वाटर रिसोर्स और इन सब प्रोजेक्ट पर अभी साइन किया है। यहाँ पे हम लोग इस मैप में अच्छे से लोकेशन देख सकते हैं किस तरह अभी रेल प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक चालू किया गया है। फिर चिटगोंग पोर्ट और उसमें मोरे पोर्ट के बीच में क्या है वो सब यहाँ पे। फिर बस सर्विस शुरू की गई है ढाका और कोलकाता, फिर अगरतला ढाका बस सर्विस। फिर उसी तरह कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये पिछले 4-5 सालों में से न्यूज़ में है। तो इसके तहत बहुत सारे मल्टी मॉडल की कलकत्ता से सीतवे प्रोजेक्ट पोर्ट पे लोग जाएंगे। फिर सीतवे से प्लेटवा, एक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, वहाँ जाएंगे। फिर प्लेटवा टू म्यांमार बॉर्डर, फिर बॉर्डर NH 54 से फिर इंडिया में बाय रोड आएंगे। तो इस तरह कई मॉडल हैं उसको जो कि बहुत सालों से डेवलप किया जा रहा है, तो वो हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद इंडिया नेपाल रिलेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट होने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।